मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 366 बीटा। सर्वनाश का लोहार C366 बीटा। एड्स बाय पॉप फ्यूचर अध्याय 366 बीटा। मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है। आपने प्रतिबंध नहीं जोड़े। समायोजन पूरा करने के बाद उसने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ मिनास मान में रहो, लेकिन मैं तुम पर यह जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता। अगर ये तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध है तो तुम्हें रखने से क्या फायदा? मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अगर तुम सच में चले गए तो तुम सबसे पहले बीटा की यात्रा में हमारी मदद करोगे। सेठ के मुंह से शब्दों की बाढ़ आ गई। मैं समझ गई, तो मैं अभी चली जाऊंगी, उसने कहा और सेठ के एक और शब्द बोलने से पहले ही पलट गई। वह केवल अविश्वास में उसकी पीठ को देख सकता था क्योंकि वह कार्यशाला से बाहर की ओर चली गई थी जहां वह दरवाजे पर रुक गई थी। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते ही उसके कंधे हिलने लगे। उफ, हा, अपना उदास चेहरा तो देखो। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं ऐसे ही चली जाऊंगी? वह जोर से हंस पड़ी। हा, मजाक छोड़ो। मैं इस दुनिया में अपनी मौजूदगी के लायक एकमात्र जगह नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो, उसने शांत होने के बाद कहा। एक दयालु मुस्कान के साथ उसने धीरे से उसका कंधा पकड़ लिया। मेरे पास यहाँ से जाने का कोई कारण नहीं है। यहाँ सुविधाएं हैं, अवसर हैं और मेरे लिए आवश्यक मानव शक्ति है, उसने मोहक लहजे में कहा। सेठ जो अभी शांत हुआ था, आत्म विनाश की भावना से अभिभूत था। उसे बस उम्मीद थी कि यह उसकी मर्दाना शक्ति नहीं थी जिसका वह शोषण करने की योजना बना रही थी। रेड लाइट जिले के लोगों के लिए प्रार्थना की गई। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। तो नया शरीर कैसा है? ये बहुत अच्छा है। उस टोकन के माध्यम से बुलाए जाने से बेहतर है और निश्चित रूप से एक लिच होने से बहुत बेहतर है, उसने कहा जबकि उसके हाथ उसके शरीर को इस तरह से घुमा रहे थे कि सेठ का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो फिर क्या हमें बीटा के लिए तुरंत निकलना चाहिए या फिर हमें ये देखने के लिए इंतजार करना चाहिए कि क्या हमें जोना से कोई संदेश मिलता है? उसने अपने हाथों को कमर पर रखकर बात शुरू की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले मुझे थोड़ी नींद चाहिए, फिर हमें दुहू से बात करके अपने प्रस्थान का निर्णय लेना चाहिए। सेठ ने बिस्तर पर जाने से पहले बुदबुदाया। अब जब जलसा यहाँ आ गया था तो पिछले कुछ दिनों का तनाव उससे दूर हो गया और वह अंततः कुछ घंटों की अच्छी नींद ले सका। बीटा, जेस और जेम्स उस समय एक किराने की दुकान में छिपे हुए थे। उनके कवच खून, खरोंच और कुछ गहरे घावों से भरे हुए थे। वे थकान से भारी हो गए थे और हौंट रहे थे। बाहर की सड़कें खून, आग और राक्षसों से भरी हुई थीं। आखिर इस जगह में क्या गड़बड़ थी? वे उस पत्र के आने के बाद तेजाह को बचाने के लिए लॉर्ड जोना के अभियान में शामिल हो गए थे। उनकी यात्रा शांतिपूर्ण रही थी, केवल कुछ राक्षसों से मुठभेड़ हुई थी। यह इतनी सहज थी कि वे बीटा जिले में भी जल्दी पहुंच गए। वाइस सिटी की तरह बीटा भी उन 3 जिलों में से एक था जो एक दूसरे के संपर्क में थे और उन 2 जिलों में से एक था जिन्होंने उस समुद्री साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जिसने दक्षिणी तट से महाद्वीप पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। बीटा में उनका पहला कदम जानकारी इकट्ठा करना था क्योंकि वे राजधानी बी सिटी की दिशा में शहर के परिदृश्य से यात्रा कर रहे थे। पत्र में बिल्ली लोगों के वर्तमान स्थान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए उन्हें सावधानीपूर्वक उनके निशान का अनुसरण करना पड़ा। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। प्रवेश के लगभग 3 दिन बाद उन्हें अशांति के संकेत दिखाई दिए। जैसे जैसे वे बी सिटी के करीब पहुंचते गए, सड़कों पर अधिक से अधिक लोग दिखाई देने लगे। शरणार्थी राजधानी में जानवरों और भयानक लड़ाइयों के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। नेतृत्व ने चुप्पी साधे रखी और जो कुछ उन्होंने सुना वह उनसे संपर्क नहीं हो सका। चौथे दिन लोगों ने जोर देकर कहा कि राजधानी गिर गई है। कुछ सैनिकों और संघ ने निकासी प्रयासों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि जिन स्थानों से वे आए थे वहां के उच्च अधिकारी पहले ही भाग चुके थे। उन्होंने कुछ समय के लिए रुकने का फैसला किया। जोना मिनास मार्ग को कॉल करना चाहता था लेकिन फोन नेटवर्क ऑफलाइन हो गया था। तोड़फोड़ की आशंकाएं व्याप्त थीं और दुर्भाग्य से वे अपने साथ कोई जादुई संचार उपकरण नहीं ले गए थे। अंत में जोना ने स्थानीय बलों में शामिल होकर निकासी में मदद करने का फैसला किया। बदले में सेना की अभी भी काम कर रही लैंडलाइन तक पहुंच प्राप्त की। यह उन कुछ तरीकों में से एक था जिससे सर्वनाश की शुरुआत के तुरंत बाद 3 जिलों के बीच संवाद संभव हो पाया था। यह एक सैन्य रहस्य था लेकिन उन्हें जनशक्ति की कमी थी और उच्च अधिकारी पहले ही चले गए थे। वादे के अनुसार वे बी सिटी के नजदीक एक सैटेलाइट शहर में रुके और अगले 2 दिनों तक नागरिकों को निकालने और उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद की। इस संपर्क से उन्हें बी सिटी में कथित तौर पर दिखने वाले खतरे के बारे में और जानकारी मिली। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह सिर्फ बी सिटी नहीं था। जिन कुछ सैन्य स्काउट्स ने रिपोर्ट की थी उन्होंने बताया कि बी सिटी के दक्षिण पश्चिम में मौजूद हर जगह को दुश्मन सेना ने पहले ही नष्ट कर दिया है। उनका एकमात्र मान्य अनुमान यह था कि बी सिटी में कुछ ऐसा हुआ था जिसने समुद्री साम्राज्य के दोबारा आक्रमण से पहले सभी चेतावनी प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया। ये खबर इससे बुरी नहीं हो सकती थी क्योंकि उन्होंने जो जानकारी जुटाई थी उसके अनुसार तेजाह को पकड़े जाने और बंदी बनाए जाने की सबसे अधिक संभावना इसी बी सिटी में थी। इसका मतलब यह था कि अगर वे जीवित भी होते तो भी इस स्थिति में उनके स्वस्थ होने की संभावना बहुत कम हो गई थी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि उनके मिशन का खतरा नाटकीय रूप से बढ़ गया था। जोना को मिनस मार्ग वापस रिपोर्ट करने की सख्त जरूरत थी, लेकिन जब उसने लैंडलाइन का इस्तेमाल करने पर जोर दिया तो जिस सैन्य अधिकारी से उन्होंने बात की थी उसने अनिच्छा से स्वीकार किया कि यह पहले से ही कई दिनों से ऑफलाइन है। गुस्से में जोना और ओथगॉड की टीमें तुरंत रवाना हो गईं। अगर उसे वाकई किसी को लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का इस्तेमाल करके रिपोर्ट करने के लिए कहना पड़ता तो वह खुद वास्तविक स्थिति को अच्छी तरह से देखने के बाद ऐसा करता। बीटा के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद स्थिति को गड़बड़ होने में ज्यादा समय नहीं लगा। शहर पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र बन गया था जहां लोग राक्षसों से लड़ रहे थे, लोग भाग रहे थे या बेरहमी से मारे जा रहे थे। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। उनमें से कुछ के लिए राक्षस कोई अजनबी नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से योना को जानते थे। वे वास्तव में समुद्री साम्राज्य के सैनिक थे। विशालकाय मानव मछली बस्कर्स ग्रे और नीले शौकस में ढके हुए। उनकी मृत आंखें केवल मारने और खून बहाने के अवसर की तलाश में थीं। ये दृश्य देखकर योना चुप नहीं रहा और उसने ओथगॉड को आदेश दिया कि वह मदद करे ताकि जितने लोगों को बचाया जा सके। अंत में जानवरों की बाढ़ ने उन्हें अलग कर दिया। ये जीव अपेक्षा से कहीं ज्यादा मजबूत और बुद्धिमान थे। हालांकि महाकाव्य कवच से सुसज्जित ओथगॉड लंबे समय तक अपनी जमीन पर डटे रह सकते थे। भारी संख्या में लोगों ने उन्हें तब तक कुचला जब तक कि उनका गठन टूट नहीं गया। यह महज कुछ मिनट पहले की बात है। जेस और जेम्स किसी तरह बाल बाल बच निकले। बाकी लोगों और लॉर्ड जोना का क्या हुआ यह कोई नहीं बता सकता। हमें क्या करना चाहिए? जेम्स ने आखिरकार अपनी सांस संभालते हुए पूछा। क्या हमें डेल्टा वापस लौट जाना चाहिए? मुझे यकीन है कि दूसरे ने इस दुष्वप्न से बचने के लिए पहले ही लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का उपयोग कर लिया होगा। जेम्स थक चुका था और सब कुछ छोड़ने को तैयार था। वह बस जिंदा रहते हुए घर जाना चाहता था। दूसरी तरफ जेस चुप रही। जेम्स का दूसरा वाक्य सुनते ही उसकी आंखों में एक छोटी सी लौ जल उठी। नहीं, हम यहीं रहेंगे, उसने दृढ़तापूर्वक कहा। हाँ, बहुत से अन्य लोग शायद अराजकता में वापस लौट आए। मुझे यकीन है कि कोई भी उन्हें बहुत कठोर रूप से दोष नहीं देगा। लेकिन इसके बारे में सोचो, हम यहाँ एक मिशन के साथ आए थे। हम उन लोगों को बचाने आए थे जिन्हें टॉवर मास्टर और लॉर्ड संजोते हैं। महत्वाकांक्षाएं उसकी आवाज में झूल रही थीं। अधिकांश अन्य लोग चले गए हैं। यदि हम उन्हें ढूंढने में सफल हो जाते हैं या कम से कम उनकी स्थिति के बारे में निश्चित जानकारी लेकर लौट आते हैं तो इसका पूरा श्रेय हमें मिलेगा। जेस, क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो? इतना ज्यादा नाटकीय मत बनो। हम इससे भी बदतर स्थिति में रहे हैं। याद है वो समय जब हमने वाई सिटी को वो पत्र पहुंचाए थे? हमें बर्फ के उस विशालकाय झुंड से छिपकर निकलना पड़ा था। उस समय हमारे पास कोई शानदार उपकरण या उच्च स्तर नहीं था। हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस छिपकर निकलना है और चारों ओर नजर दौड़ानी है। जेम्स को यकीन नहीं हुआ। जब भी स्थिति खतरनाक होगी हम तुरंत वापस टेलीपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम सचमुच लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का उपयोग उस समय करोगे जब स्थिति खराब हो जाएगी। नहीं, हीरो की तरह काम करोगे। बहुत बढ़िया, चलो चलें। एड्स बाय पॉप फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 367 बीटा 2। सर्वनाश का लोहार।
C367 बीटा 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 367 बीटा 2 दोनों का गंतव्य फॉर्मा दिग्गज कंपनी जेन बायोलॉजिज का मुख्यालय था। जो भी हो, सेना के साथ बिताए गए दिन पूरी तरह से समय की बर्बादी नहीं थे। वे बिल्ली लोगों द्वारा अपनाए गए रास्ते को ट्रैक करने के लिए जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत थे। ये कंपनी सबसे बड़ी संदिग्ध थी। उन्हें विभिन्न जातियों के आगंतुकों के गायब होने के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली थी और सभी किसी न किसी तरह से इस जगह से जुड़े थे। बस कानून प्रवर्तन के पास इन मामलों की जांच करने में सबूत और रुचि की कमी थी। हो सकता है कि जेन बायोलॉजीज ने सरकार के साथ पहले से ही कोई डील कर रखी हो। कौन जानता था, ये तलाश शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। जेस और जेम्स में से किसी के पास लेस देन मैप ग्रेटर देन कौशल नहीं था, लेकिन उनके पास अपने फोन और बीसीटी का नक्शा था। जीपीएस काम न करने के बावजूद वे अपना रास्ता खोजने में सक्षम थे। यात्रा के दौरान उन्होंने जो देखा वह भयानक था। सड़कें लाशों से भरी हुई थीं और राक्षस उन पर हमला कर रहे थे। यह एक भयावह अनुस्मारक था कि सर्वनाश अभी खत्म नहीं हुआ था। यहाँ तक कि बीटा जैसी स्थिर जगह भी कुछ ही दिनों में उलट गई। जाहिर है, दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं करते थे। साहसी बनने से पहले उन्हें कई गैर कानूनी गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। उनके द्वारा अर्जित कम सम्माननीय कौशलों में से एक था तंग इमारतों के बीच के कमरों और अंतरालों से अदृश्य रूप से यात्रा करने की क्षमता। अगर आप जिस प्रतिद्वंद्वी से छिपते हैं वह सड़कों पर या आसमान में है, तो आपके लिए उस रहने की जगह से बचकर भागना ज्यादा आसान है, जहां वे आसानी से नहीं घुस सकते। गलियारों से भागना, दरवाजे तोड़ना, गलियों में कूदकर एक इमारत से दूसरी इमारत तक पहुंचना। हालांकि उनमें से किसी ने भी चोर वर्ग नहीं चुना था, लेकिन उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी। पूरी तरह से अदृश्य होकर वे इमारत का इस्तेमाल करके अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल रहे। जेन बायोलॉजीज मुख्यालय बीसीटी के केंद्र से थोड़ी दूर एक भव्य गगनचुंबी इमारत थी। इस जोड़ी को पूरी तरह से आश्चर्य यहाँ की सड़कों पर अव्यवस्था से नहीं, बल्कि इसकी कमी से हुआ। इमारत के दरवाजों के सामने राक्षसों की लाशों के ढेर लगे थे और आसपास अजीबोगरीब मानव रूपी प्राणी पहरा दे रहे थे। उनके कुछ लक्षण जानवरों जैसे थे, लेकिन कुल मिलाकर वे अलग लग रहे थे। उनके चलने और देखने के तरीके में कुछ अजीबोगरीब बात थी। चलो अभी इस जगह का निरीक्षण करते हैं। लाशों के ढेर को देखकर लगता है कि ये चीजें कमजोर नहीं हैं। जेस ने जेम्स के सुझाव पर चुपचाप सिर हिला दिया। वे वर्तमान में मुख्यालय के सामने वाली इमारत की तीसरी मंजिल पर रुके हुए थे। उनके लक्ष्य के समान ये कभी एक बड़ी कंपनी की इमारत थी, लेकिन विशाल गगनचुंबी इमारत अब खाली थी, सड़े हुए मांस के कुछ ढेर को छोड़कर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि संदिग्ध हमलावरों ने सड़कों पर गश्त की थी, लेकिन इमारत खाली छोड़ दी गई थी। उनकी ज्यादातर सेना शायद शरणार्थियों का पीछा करने में व्यस्त थी। उन्होंने पहले से ही शांत क्षेत्रों की तलाशी लेने की जहमत नहीं उठाई। केवल वे ही लोग थे जो अपनी बात पर अड़े हुए थे, जो परेशान करने वाले मानव रूपी थे। इससे उन्हें कुछ छोटे-मोटे घोटाले याद आ गए जो सिस्टम के आने से ठीक पहले सामने आए थे। उस समय मीडिया बिगड़ते जलवायु और आपदाओं की खबरों से भरा हुआ था। मानव प्रयोगों और अवैध आनुवंशिक हेरफेर के बारे में घोटाले और संदेह हुए, लेकिन वे उस समय की समग्र नाटकीय स्थिति के लिए गौण थे। अब इन्हें देखने के बाद ही उन्हें उस लगभग भूले हुए समय के वे फुटनोट याद आए। ऐसा लगा जैसे टेलीविजन या स्मार्टफोन पर समाचार देखे हुए दशकों बीत गए हों। क्या आपको लगता है कि उन्होंने जीन स्प्लिसिंग के लिए जादू का उपयोग करने का एक तरीका खोज लिया है? जेम्स ने बड़बड़ाया। अरे, ये कहां से आया? जीन स्प्लिसिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने इसे एक बार कार्टून में देखा था। जेम्स थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि मैंने भी उसे देखा है। मुझे उसका गहरा रंग बहुत पसंद आया। मैं सहमत हूं कि यह शो में दिखाई गए जैसा ही दिखता है, सिवाय इसके कि शायद वे चीजें दिमागहीन क्लोन या कुछ और हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वे इतने अजीब तरीके से क्यों चलते और कार्य करते हैं। आप सही हैं। चूंकि वे बस वहां बैठे थे और उनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, इसलिए वे जेन बायोलॉजी का अवलोकन करते हुए उन चीजों के बारे में सिद्धांत बनाते रहे। उद्देश्य को संक्षेप में बताना आसान था, लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल था। इमारत में घुसो, बिल्लियों के बारे में जानकारी जुटाओ और फिर बाहर निकल जाओ। सिर्फ उन दोनों के साथ बचाव अभियान चलाना संभव नहीं था, भले ही उन्हें पता चल जाए कि बिल्लियां अंदर हैं और जिंदा हैं। उन्होंने इमारत की पूरी तरह से जांच करने से पहले ही कुछ करने की हिम्मत नहीं की। इसके लिए वे इमारत के हर विवरण और प्रवेश द्वार को देखने के लिए स्थान बदलते रहे। उन्हें गार्डों की हरकतों और सामने, दाईं ओर और पीछे के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखने और नोट करने में कुछ घंटे लग गए। वे मुख्यालय के बाईं ओर की इमारत में अपना स्थान बदल ही रहे थे कि उन्हें प्रवेश द्वार पर शोर सुनाई दिया। पहले तो उन्हें लगा कि यह हमला करने वाले जानवरों का एक और समूह है, लेकिन जल्द ही उन्हें हथियारों के आपस में टकराने की आवाज सुनाई देने लगी। यह कोई राक्षस नहीं हो सकता। आखिरकार उनकी जिज्ञासा जीत गई और वे ये देखने के लिए सामने आई कि क्या हो रहा है। वहां सड़क पर एक काली आकृति भयावह पहरेदारों के बीच से गुजर रही थी और शक्तिशाली तलवार के वार से उन्हें मार रही थी। भावनाहीनता के बावजूद हर बार जब वे राक्षसी मुखौटे का सामना करते हैं तो उनकी हरकतें एक पल के लिए रुक जाती हैं, लेकिन ये समय उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये लॉर्ड जोना था जो इमारत के अंदर से आने वाले पहरेदारों की लहरों के खिलाफ बहादुरी से दबाव डाल रहा था। समय बीतने के साथ ये चीजें और भी अधिक भयावह होती गईं और उनकी विकृतियों के साथ उनकी शक्ति बढ़ती गई, यहां तक कि जोना पर भी दबाव पड़ने लगा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, जेम्स ने अंततः कहा। आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? स्थिति को देखिए, इस तरह के दुश्मनों के साथ हम मदद करने के बजाय बोझ बन जाएंगे। लेकिन हम इसे यूं ही चलते हुए नहीं देख सकते। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि हम अंदर जाएं। लॉर्ड जोना जानवरों के विशाल समूह को बाहर निकाल रहा है। उसे चारा बनाकर अंदर अभी बहुत सारे जानवर नहीं होने चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है आप सही हैं। लॉर्ड जोना से इस तरह लड़ने के लिए उन्हें अपने कुलीन वर्ग से ही लड़ना होगा। भले ही वे नहीं हैं, अगर हम उनकी ताकत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो ये पहले से ही एक बड़ा योगदान होगा। सबसे अच्छा मामला ये होगा कि हम बिल्लियों के ठिकाने की पुष्टि कर सकें। जेम्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। हालांकि यह उसकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन उन्हें ये काम जोना पर छोड़ना होगा। वह भी सड़क पर नजर रख रहा था जबकि जेस उनके लिए प्रवेश बिंदु बनाने पर काम कर रहा था। जमीन पर मौजूदा अराजकता के कारण उनके लिए मूल प्रवेश द्वारों में से किसी एक का उपयोग करना संभव नहीं था। योना के कार्यों के कारण उनकी अधिकांश खोजबीन व्यर्थ हो गई। जेस ने एक फ्लेम लांस का इस्तेमाल किया और उसे अपने लक्ष्य के कांच के मुखौटे पर फेंका। ये कुछ ऐसा था जिसका इस्तेमाल उन्होंने पिछले कुछ घंटों में कई बार किया था। ये दिलचस्प था कि कैसे चुपचाप भेदक अग्नि जादू एक गगनचुंबी इमारत के कांच में छेद कर सकता है। उन्नत जादू का प्रयोग करने के बाद वह जेम्स की पीठ पर चढ़ गई, जो एक शक्तिशाली छलांग के साथ गली को पार करने के लिए आगे बढ़ा और जादूगर द्वारा बनाए गए रास्ते से होकर जेन बेलोजीज की इमारत में प्रवेश कर गया। बाहर से आने वाली आवाजों को छोड़कर इमारत के अंदर सन्नाटा था। ये पूरी तरह से सुनसान लग रहा था। उन्होंने आसपास के कमरों की जांच की, लेकिन वे ज्यादातर खाली दफ्तर और प्रयोगशालाएं थीं। बिजली गुल थी और जिन कंप्यूटरों की उन्होंने जांच की उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ सब कुछ धूल से ढका हुआ है। वे कल ही तो नहीं गए, उसने अपनी उंगलियों के बीच धूल को रगड़ते हुए कहा। ऊपर या नीचे? जब वे सीढ़ियों पर पहुंचे तो जेम्स ने पूछा कि आगे कहां जाना है। यदि आप कुछ छिपाना चाहते हैं तो उसे भूमिगत कर देना ही सामान्य बात है ना? उसने कहा और उसका इशारा नीचे जाने की ओर था। लेकिन ये राक्षस निचली मंजिलों से घुस रहे हैं। हम लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन शक्ति है। ओह, आपका मतलब है कि हमें लिफ्ट शाफ्ट के नीचे रस्सी लगानी चाहिए। जेम्स ने लिफ्ट के दरवाजे जबरदस्ती खोले और वे शाफ्ट के अंधेरे गड्ढे में देखने लगे। लेकिन यदि वे कुछ छिपाना चाहते थे तो शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, लेकिन हम किसी दुश्मन से मुठभेड़ किए बिना भूतल और तहखाने तक पहुंच सकते हैं। एक बार फिर वह उसकी पीठ पर चढ़ गई, इससे पहले कि वह लिफ्ट केबल को पकड़ने के लिए शाफ्ट में कूदा। उसने जो शानदार दस्ताने पहने थे उनकी बदौलत उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वे केबल से नीचे खिसकने लगे थे। अपने बड़े हुए आंकड़ों के साथ उबड़-खाबड़ केबल के साथ उनके उतरने को नियंत्रित करना आसान था। इस तरह वे बिल्डिंग के भूमिगत पार्किंग स्थल तक पहुंच गए, जहां से वे लिफ्ट शाफ्ट से बाहर निकले। पार्किंग स्थल भी पूरी तरह से सुनसान था। यहाँ केवल अंधेरा खालीपन ही उनका स्वागत कर रहा था। और अब और क्या तलाशना है? जेम्स अभी रसोई में ही पहुंचा था कि जेस ने उसे बुलाया।
ग्राउंड फ्लोर पर वह एक दालान की ओर जाने वाले दरवाजे पर रुकी हुई थी। दालान के अंत में लॉबी थी जो जानवरों से भरी हुई थी। जेम्स ने पूछा, आखिर ये लोग कहां से आ रहे हैं? उन्होंने इस जगह पर इन जानवरों के अलावा कोई और जीवित चीज नहीं देखी थी। अचानक उन्होंने दालान में अपने पीछे एक गुर्राहट सुनी और जल्दी से अपने सिर पीछे खींच लिए। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और छिप गए। तनावपूर्ण चुप्पी और सांस रोके हुए उन्होंने जानवरों के एक समूह के कदमों की आवाज सुनी जो एकाग्रचित होकर लॉबी की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लगा जैसे उनका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा जब उन्होंने उस समूह को उस दरवाजे से गुजरते हुए सुना जिसके पीछे वे छिपे हुए थे। ये कहां से आए? क्या तुमने वहां जाकर नहीं देखा? मैंने किया, सब कुछ खाली था। चलो इस बार फिर से ध्यान से देखते हैं। अगर वे पहले यहाँ नहीं थे तो यही वह जगह होगी जहां से वे आए होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 368 बिल। सर्वनाश का लोहार C368 द बरो एज बाय पब फ्यूचर अध्याय 368 बिल। खोज तनावपूर्ण थी क्योंकि उन्हें पता था कि लॉर्ड जोना लगातार इमारत के बाहर लड़ रहे थे जबकि वे राक्षसों के आने की जगह को खोजने में समय बर्बाद कर रहे थे। कुछ समय बाद ऐसा लगा कि यह अनंत काल की तरह था। वे भाग्यशाली थे। वे अभी भूमिगत पार्किंग में घुसे ही थे कि उन्हें एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। वे जल्दी से अंधेरे में छिप गए और ध्यान से देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है। जब शोर बंद हो गया तो उन्होंने एक फिसलन की आवाज सुनी और अचानक राक्षसों का एक समूह एक ठोस दीवार से लौट में घुस आया। नीचे जाने का रास्ता हमेशा से यही था, एक ड्रम के पीछे छिपा हुआ। दोनों ने राक्षसों के चले जाने का इंतजार किया और फिर दीवार की तरफ दौड़ पड़े। चिकनी दीवार पर हाथ फेरते हुए वे लिफ्ट के दरवाजे की आकृति को साफ-साफ महसूस कर सकते थे। वे भाग्यशाली थे कि यह सिर्फ एक ऑप्टिकल जादू था। जेम्स ने फिर से लिफ्ट के दरवाजे खोले। भ्रमपूर्ण पर्दे के पीछे उन्हें एक बड़े मालवाहक लिफ्ट के अंदरूनी हिस्से का सामना करना पड़ा। इसमें अलग-अलग मंजिलों के लिए कोई बटन नहीं था, केवल एक दम बटन था। नीचे का बटन दबाने के बाद वे खाली लिफ्ट के नीचे जाने का इंतजार करने लगे, फिर उसकी छत पर कूद पड़े। ये कई मंजिलों तक नीचे चली गई और फिर रुक गई। वे छत पर कुछ होने का इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाफ्ट में कोई अन्य निकास मार्ग नहीं था और उन्हें लिफ्ट के माध्यम से रेंगकर बाहर निकलना पड़ा। उनके सामने एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों पर कई मजबूत दरवाजे लगे हुए थे। यह उन्हें बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करा रहा था। योद्धा और जादूगर जल्दी से गलियारे से नीचे उतरे जहां उन्होंने एक दरवाजा खुला देखा। पास आकर उन्होंने देखा कि यह एक तिजोरी के दरवाजे जैसा था जिसमें कई बोल्ट लगे थे जो आसपास की दीवार से लॉक हो जाते थे, लेकिन दरवाजा आधा खुला रह जाता था जिसे वे आसानी से धक्का देकर खोल सकते थे। इस मोटे गेट के पीछे का दृश्य बहुत बदल गया। टूटे हुए दरवाजे, खून से सनी दीवारें और चारों ओर बेजान लाशें पड़ी थीं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वह लाश जो मौत के बाद भी दरवाजे से चिपकी हुई थी उनके पैरों के सामने गिर पड़ी। उसने सफेद कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा भय से जम गया था। बकवास, जेम्स बुदबुदाया। वे कैमरों और गार्डों के बारे में चिंतित थे। दूसरी ओर यह उनके विचार से थोड़ा अधिक कठिन लग रहा था। वे बस किसी लोगों का एक समूह ढूंढना चाहते थे। यह इतना मुश्किल क्यों था? ठीक है, चलो चलते हैं। आत्मदया के लिए समय नहीं है। हमें पूछताछ के लिए किसी को ढूंढना होगा, जेस ने कहा। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि अभी भी कोई जीवित है? एज बाय पब फ्यूचर। ठीक है, कम से कम एक व्यक्ति तो होना ही चाहिए जो बाहर न लगाकर उन राक्षसों को बाहर निकाल दे। हम समझ में आता है, जेम्स ने बड़बड़ाया और उन्होंने सुविधा की तलाशी शुरू कर दी। खाली कार्यालय, खाली प्रयोगशालाएं, खाली कोठरी। उन्हें पोषक तत्वों के घोल की बड़ी-बड़ी ट्यूबों वाले कमरे और जेल की कोठरी जैसी चीजें मिली। ऑपरेशन रूम में कई एलियन जैसे दिखने वाले उपकरण थे और कमरे लिविंग रूम और डेकेयर सेंटर जैसे लग रहे थे। इनमें से कोई भी जगह पहले हॉलवे से ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे साफ पता था कि उन्होंने यहाँ जो कुछ भी किया वो सबसे ज्यादा निराशाजनक था। उन्हें जो दस्तावेज मिले उनसे उन्हें पता चला कि इस जगह को बुरो कहा जाता था, जो जेन बायोलॉजी की एक भूमिगत सुविधा थी। जिस जगह पर वे वर्तमान में थे वह शोध के कई खंडों में से एक था। खून खराबे और लड़ाई झगड़े के निशानों और जल्दबाजी में भागने के बावजूद उन्हें कोई राक्षस या जीवित व्यक्ति नहीं मिला। वे अभी दफ्तरों से भरे गलियारे में दाखिल हुए ही थे कि उन्हें इंटरकॉम पर किसी की आवाज सुनाई दी। अरे तुम दोनों, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? एक असुरक्षित महिला आवाज ने पूछा। हम तो बस राक्षसों के निशानों का अनुसरण कर रहे थे, जेम्स ने अचानक कहा और इसके लिए जेस की कोहनी पसलियों में लग गई। यह ऐसी जगह नहीं लगती जहाँ कोई भी रहना चाहेगा। हम कुछ लोगों की तलाश कर रहे हैं। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या आप मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं? जेस अपनी आत्मसंतुष्ट मुस्कान को दबा नहीं सकी। उसने परिस्थिति को सही तरह से समझ लिया था। बेशक, हम कर सकते हैं, लेकिन यह मुफ्त नहीं है, आप ये समझते हैं, है ना? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास कुछ भी नहीं है क्या? जब जेस बात कर रही थी, जेम्स ने कार्यालय की तलाश की और दरवाजा तोड़ दिया। कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये 30 के दशक की एक महिला थी। उसने लैब कोट और गोल चश्मा पहना हुआ था। उसके लंबे भूरे बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। ये कहना दिलचस्प है, आपने ऐसा क्या किया होगा जिससे हमें आपको चोट पहुंचाने का मौका मिला? जेस ने कमरे में आकर कहा। एज बाय पब फ्यूचर। मौन ही एकमात्र उत्तर था क्योंकि शोधकर्ता की भयभीत आंखें दो पूरी तरह से सशस्त्र घुसपैठियों पर केंद्रित थीं। ठीक है, तो चलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरू करते हैं। इसका उत्तर शायद आपको यहाँ से जीवित बाहर निकाल देगा। महिला की भयभीत आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी। बिल्लियां कहाँ हैं? मेरा मतलब है तेजाहक। महिला अचानक आश्चर्य से पलकें झपकाने लगी। क्या आप रोसी और उसके परिजनों के बारे में बात कर रहे हैं? रुको, क्या आप वही लोग हैं जिनके बारे में छोटी लानी ने बात की थी? रोसी, लानी, जेस उलझन में थी। क्या रोसी वह व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में लॉर्ड जोनाह ने बात की थी और क्या लानी वह लड़की नहीं थी जिसने बॉस को पत्र भेजा था? जेम्स ने उसकी याददाश्त में मदद की। सच में, तुम हमेशा नाम याद रखने में बेहतर थे। वैसे भी, हाँ, हम रोसी और नानी की तलाश कर रहे हैं। लानी, शोधकर्ता ने सुधारा। लानी, हाँ, मैंने यही कहा। चूंकि तुम उन्हें जानती हो तो वे यहाँ थे, है ना? जाहिर है कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ हुई होगी। क्या वे अभी भी जीवित हैं? मुझे नहीं पता। उस पत्र को भेजने में हमारी मदद करने के कुछ समय बाद ही प्रबंधन ने उन्हें एक अलग सुविधा में पुनः नियुक्त कर दिया। महिला ने पश्चातापपूर्वक कहा। जब ये घटना घटी तब वे यहाँ नहीं थे। ठीक है, तो वे यहाँ नहीं हैं। क्या तुम्हें पता है कि वे कहाँ हैं? नहीं, मुझे खेद है। क्या हम अब जा सकते हैं? हम ये जाने बिना नहीं जा सकते कि वे कहाँ हैं, जेस ने जोर दिया। एज बाय पब फ्यूचर। यदि मुझे इंट्रानेट तक पहुंच मिल जाए तो मैं इसका पता लगा सकता हूँ। मुझे मत बताओ कि हमें तुम्हें इस नरक में कहीं और ले जाना है। जेम्स ने विलाप किया। दुर्भाग्य से, हाँ, मैं इसे केवल प्रशासन के कंप्यूटर के माध्यम से ही एक्सेस कर सकता हूँ। जेस, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन हमें पहले लॉर्ड जोना को पकड़ना चाहिए। सबसे पहले हमें राक्षसों के निरंतर प्रवाह को बंद करने का एक तरीका खोजना होगा और लौरा, जादूगर की तीव्र निगाहों को देखकर महिला ने उत्तर दिया। यहाँ की लौरा भी शायद ऐसा नहीं कर सकती। रुको, क्या तुम ये कह रहे हो कि परीक्षण विषयों को सतह पर भेजा जाता रहेगा? हाँ, तो फिर प्रबंधन में कोई तो जीवित होगा या फिर किसी ने वहां नियंत्रण कर लिया होगा। चलो रास्ते में बात करते हैं। लॉर्ड जोना अभी भी बाहर लड़ रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है। बाहर निकलते समय लौरा को हल्का सा झटका लगा, लेकिन वह उल्टी नहीं कर सकी क्योंकि उसका पेट पूरी तरह से खाली था। लौरा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने उसे बताया कि ऊपर का शहर भी ऐसा ही दिखता है और राक्षसों से भरा हुआ है, तो वह पूरी तरह से हैरान रह गई। वह खुद भी कई दिनों तक अपने दफ्तर में फंसी रही थी। उसे छोड़ने में भी डर लगता था। उसके अनुसार ये सब कई मंजिल नीचे रिसर्च और होल्डिंग सेक्शन में कहीं सुरक्षा भंग होने से शुरू हुआ, जहां जेम्स और जेस पहली बार दाखिल हुए थे। वह उन कर्मचारियों में से एक थी जिन्हें उनके मेहमानों के व्यवहार को देखने का काम सौंपा गया था और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वहां क्या चल रहा था। जब उसने वहां काम करना शुरू किया था तब जेन बायोलॉजी इतनी संदिग्ध नहीं थी।
वे बुरो में पूरी तरह से सामान्य व्यवहार अध्ययन और जीन शोध कर रहे थे। ये सर्वनाश से पहले की बात है। लॉरा को पता था कि कंपनी के कुछ अंधेरे पहलू भी हैं, लेकिन वह उनसे जुड़ी नहीं थी। वे हमेशा से ही गुप्त रहे हैं और बंद दरवाजों के पीछे किए गए हैं। सिस्टम और जादू की दुनिया में प्रवेश करने के साथ ही चीजें बदल गईं। खासतौर पर युद्ध ने उन अंधेरे पहलुओं को सामने ला दिया। अचानक वे मनुष्यों और अन्य जातियों को मिलाकर कुछ मजबूत बनाने के लिए शोध में शामिल हो गए। उस समय छोड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने ऐसे सहकर्मियों को देखा था जो अपनी राय को थोड़ा जोर से कहने के बाद नौकरी छोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन गायब हो गए। वे सिर्फ छोटी रानी जैसे लोगों के लिए पत्र भेजकर ही मदद कर सकते थे, लेकिन अब तक किसी भी अन्य मेहमान का उर्फ में कोई दोस्त नहीं था। कम से कम कोई भी उन्हें ढूंढने नहीं आया। चलते चलते वह उन्हें बताती रही, तो तुम्हें पता नहीं कि यहाँ क्या हुआ। सच में जब वे शवों और सूखे खून के पास से गुजर रहे थे तो जेस लगातार पूछ रहा था। आज सच में खाली करने का नोटिस था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना कार्यालय छोड़ पाता, मैंने दालान में चीखें सुनी। मैं काय हूँ, मैंने बस अपना दरवाजा बंद कर लिया और अपनी मेज के नीचे छिप गया। मैंने दालान से बहुत सारी भयानक बातें सुनी, लेकिन मेरे कार्यालय में कभी कुछ नहीं आया और मेरे पास कभी देखने का साहस नहीं हुआ। शोधकर्ता उन्हें कई गलियारों से होते हुए सीढ़ियों तक ले गए। पूरा परिसर शांत और जीवन से रहित था। सीढ़ियों के ठीक ऊपर प्रशासन है। जब तक हमें काम करने वाला कंप्यूटर मिल जाए, मैं इंटरनेट में लॉगिन कर सकता हूँ। एड्स बाय फॉर फ्यूचर को फायदा तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क क्रॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 369 बरोब 2। सर्वनाश का लोहार C369 द बरोब 2। एड्स बाय फॉर फ्यूचर अध्याय 369 बरोब 2। प्रशासन कक्षों का एक बड़ा कमरा था और जगह पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई बड़ी लड़ाई हुई हो और जगह जगह पर मिलते जुलते कवच पहने हुए गार्डों की लाशें बिखरी हुई थी। यह अंधाधुंध हत्या के बजाय वास्तविक युद्ध का पहला संकेत था। उसने अराजकता और जमीन पर गार्डों की टीम को देखा। ये वे आम लोग नहीं थे जिन्हें वह जानती थी, जो उनकी आईडी जांचते और प्रवेश प्रोटोकॉल लिखते थे। ये ज़ेन बायोलॉजी के अभिजात वर्ग के लोग थे, जिन्हें वह कभी-कभार ही देखती थी, जब वे निचले स्तर पर कोई नया नमूना लेकर आते थे। यहाँ कोई भी कंप्यूटर अभी भी बरकरार नहीं है, लॉरा ने कोसा। जेस और जेम्स ने भी ऐसा ही किया। अब क्या हम सिस्टम प्रशासक के कार्यालय तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं? लेकिन ये देखते हुए कि कूलिंग गार्ड मर चुके हैं, ऐसा लग सकता है कि वहाँ किसी बहुत शक्तिशाली चीज ने उस स्थान पर नियंत्रण कर लिया है। मुझे अनुमान लगाने दीजिए, यदि हम सतह पर लाए गए राक्षसों की आपूर्ति बंद करना चाहते हैं, तो हमें उस स्थान पर नियंत्रण भी हासिल करना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं संभवतः इसे वहीं से बंद कर सकता हूँ। जेस और जेम्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि उनके उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन वे निरीक्षण के दौरान शीर्ष स्थिति में आ गए थे। उन्हें उन राक्षसों में से कुछ का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। लॉरा पहले कभी प्रशासन के पास नहीं गई थी। वह भी सिर्फ दीवारों पर लगे संकेतों का अनुसरण करती थी, लेकिन वे लगभग अनावश्यक थे। उन्हें सिर्फ मारे गए गार्डों के शवों का अनुसरण करना था। प्रशासन के दफ्तर का रास्ता उनसे भरा हुआ था। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है, जेम्स ने बुदबुदाया। एड्स बाय फॉर फ्यूचर ये मृत रक्षक कमजोर नहीं लग रहे थे। साथ ही फर्श, दीवारों और यहाँ तक कि छत पर लड़ाई के निशानों से भी पता चलता है कि लड़ाई बहुत जोरदार रही होगी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? जेस ने लॉरा से पूछा। एकमात्र अन्य चीज जिसके बारे में मैं सोच सकती हूँ वह है अभिलेख, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि हमें जानकारी मिल पाएगी और बाहर आपके दोस्तों की मदद करने का कोई मौका नहीं है। उसने क्षमाप्रार्थी स्वर में उत्तर दिया। इसी तरह के अधिकार वाली एकमात्र अन्य जगह प्रबंधन होगी। हालांकि अगर उन लोगों को पहले ही निकाल दिया गया तो काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर ये लड़ाई ही है। आपकी कक्षा क्या है? मैं मेरी कक्षा शोध करता है। यह एक लेखक का उच्च कार्य है, इसलिए तुम्हारे पास लड़ने की कोई ताकत नहीं है। समझ गया, जेम्स ने संक्षेप में कहा। जेस और जेम्स को आत्म युद्ध की आशंका हुई और वे सावधानी से गलियारे से गुजरे। कुछ मिनटों के बाद उन्हें आगे से जानवरों जैसी गुर्राहटें सुनाई देने लगीं। कोने में देखने पर उन्हें आखिरकार दुश्मन दिखाई दिया। मानव जैसी मछलियां, समुद्री साम्राज्य की सेनाएं। उनके पास बड़े भारी मानव जैसे शरीर थे और उनके सिर अनुपातहीन रूप से विशाल पिरान्हा जैसे थे। जेस और जेम्स ने इन जानवरों की कहानियां सिर्फ वाई सिटी और बी सिटी से सुनी थी। उन्हें अपनी आंखों से देखकर वे और भी परेशान हो गए। वे 5 लोग एडमिन के दफ्तर के सामने एक समूह में बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बाहर पहरा दे रहे हों और चारों ओर बिखरे पड़े इंसानों के शवों पर दावत उड़ा रहे हों। उनके मुंह से निकले तीखे दांत मांस और हड्डियों को आसानी से काट देते हैं और टूटने की आवाज भी नहीं होती। आप एक शोधकर्ता हैं, है ना? क्या आपके पास हमें उनका स्तर बताए बिना उन्हें डराने का हुनर है? जेस ने लैब कोट वाली महिला से फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। वे सभी .60 से .65 की श्रेणी में हैं। उसने कोने में झांककर कहा। हम अगर कोई और नहीं है तो हम उन्हें ले जा सकेंगे। जेम्स ने अनुमान लगाया। एड्स बाय फॉर फ्यूचर। 1 मिनट बाद जेस ने कोने से कदम बढ़ाया और एक संपीड़ित आग के गोले से लड़ाई शुरू कर दी। आश्चर्यचकित मछुआरे घायल हो गए और उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही आग का गोला फट गया। आग के गोले के तुरंत बाद जेम्स समूह पर हमला करने लगा और विस्फोट के किनारे पर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। एक ने तुरंत अपना मछली का सिर खो दिया, लेकिन दूसरे के पास प्रतिक्रिया करने और अपने त्रिशूल से योद्धा के हमले को रोकने का समय था। मछली ने जेम्स को दूर धकेलने से पहले उसकी आंखों में आंखें डाल ली और तीसरे फिशमैन के हमले में फंस गई। लेकिन जेम्स ने इस मछली को एक नजर भी नहीं बख्शा और अपने सामने वाले फिशमैन के हमले को रोकने के लिए तैयार हो गया। अगले ही पल तीसरे फिशमैन को जमीन पर फेंक दिया गया और उसके गले में आर्मर के जबड़े जकड़ दिए गए। जब जेम्स और उसका भेड़िया इन दोनों से लड़ रहे थे, तब जेस ने आखिरी भेड़िए को फायर लांस से निष्क्रिय कर दिया। जेम्स को अपनी लड़ाई खत्म करने में कुछ मिनट लगे और उसकी ढाल और कवच पर कुछ और खरोंचें लगीं। आश्चर्य का तत्व उनके पक्ष में होने के बावजूद विस्फोट से केवल एक मछुआरे की मृत्यु हुई, जबकि बाकी को मामूली चोटें आईं। जेम्स ने अभी आखिरी को मारना समाप्त ही किया था कि तभी पानी की एक धार उसके पास से गुजरी और जेस की ओर बढ़ी। हालांकि यूस्टास छोटा जादुई उल्लू समय रहते ढाल बना लेता है, लेकिन जेस पीछे की ओर गिर जाती है और उसके पीछे की दीवार से टकरा जाती है। तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। क्या तुम बाहर लड़ रहे आदमी के दोस्त हो? एक उभली आवाज ने पूछा जब एक व्यक्ति कार्यालय से बाहर निकला। उसके अंग पतले थे और चाल ढाल एक अलौकिक भाव के साथ सुंदर थी। यह एक जलमानव था। ये समुद्री साम्राज्य के कुलीन वर्ग की तरह थे। इनका शरीर ज्यादातर मानव जैसा था और रंगीन पैटर्न वाली शार्क की खाल से ढका हुआ था। उनके चेहरे मछली जैसे थे, लेकिन फिर भी उनमें एक विदेशी सुंदरता थी। जो उनके सामने था उसका सिर पंख से ढका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने सिर पर पंखदार टोपी पहन रखी थी, जबकि उसका शरीर एक पतली पोशाक से ढका हुआ था जो ज्यादा कुछ नहीं ढक रही थी। बिना उत्तर दिए जेम्स ने अपनी तलवार घुमाई, लेकिन जलपरी ने उसकी बांह को झुका दिया और हथियार को एक जादुई ढाल द्वारा रोक दिया गया। बहुत ही चिड़चिड़ा, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा रियर गार्ड हटा दिया, उसने अहंकार से कहा और मुट्ठी से वार किया। जब जेम्स की ढाल ने मुट्ठी को रोका तो एक जोरदार घंटी की आवाज सुनाई दी। इस आवाज के साथ हमलावर की तेज सांसें भी सुनाई दे रही थी। कितना मजबूत! जैसे ही एक आग का गोला उसके सिर की ओर आया, वह तुरंत झुक गया। जेस, जो खुद को अक्षम समझ रही थी, ने अपने शानदार उपकरणों की बदौलत आसानी से इस प्रभाव को झेल लिया। अकेले रोब, जो नेको बूस और सेक के बीच की तकनीकों का मिश्रण था, कालकोठरी में पाए जाने वाले अधिकांश शानदार चमड़े के कवच से ज्यादा मजबूत था। एड्स बाय फॉर फ्यूचर। तुम, जलमानव ने आश्चर्य से कहा, लेकिन उसके पास बात करने के लिए अधिक समय नहीं था। एक तलवार उसकी गर्दन पर निशाना साध रही थी, लेकिन जब वह पीछे हटना चाहता था तो कवचधारी भेड़िए ने उसके पैर को बुरी तरह काट लिया। उसने तलवार से बचने के लिए मैट्रिक्स डॉज का प्रयास किया, लेकिन अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गया। घबराहट में जलपुरुष ने कवचधारी भेड़िए को धक्का दिया जो उसका चेहरा नोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपने पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ। वह दर्द से चिल्लाया और फर्श पर काला खून फैल गया। जेम्स ने मौके का फायदा उठाया और निर्णायक रूप से जलमानव के पैरों को काट डाला, ठीक उसके घुटनों के नीचे। जानवर ने उसकी प्रेमिका पर हमला किया था। वह उम्मीद नहीं कर सकता था कि वह इस जगह से एक सुरक्षित लाश के साथ बाहर निकल पाएगा।
ये स्पष्ट था कि यह जल पुरुष एक जादूगर था, हालांकि अपनी जाति के कारण उसे एक मजबूत शरीर प्राप्त था। फिर भी उनका इस तरह से सामना करना बेवकूफी थी। उसे बाहर आकर उन टैंकनुमा मछुआरों के पीछे छिपकर उनसे लड़ना चाहिए था। तुमने मेरा पैर काट दिया, तुम बर्बर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अचानक जेम्स का सिर पीछे झुक गया। जल पुरुष ने अपनी घबराहट का नाटक किया और अपने वाटर जेट से जेम्स पर हमला कर दिया। हाँ, तुम इसके झांसे में आ गए। मत्स्य पुरुष हंसा। हालांकि अचानक उसकी हंसी उसके गले में अटक गई जब एक तलवार उसके पेट में घुस गई। क्या हुआ? बिल्ली ने तुम्हारी जीभ पकड़ ली, जेम्स ने मुस्कुराते हुए गुर्राहट के साथ कहा। उसके चेहरे पर खून की एक पतली सी धार बह रही थी, लेकिन वह अन्यथा ठीक था। अचानक हुए जादुई हमले को उसके हेलमेट की ढाल के जादू ने लगभग रोक दिया था। एक क्रू शील्ड बैश के साथ योद्धा ने जलमानव के अजीब आकर्षक चेहरों को खूनी गंदगी में बदल दिया। मानवरूपी बेहोश हो गया, लेकिन मरा नहीं। शत्रु को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है, जेम्स ने जेस को बताया जो आगे आया। बहुत बढ़िया, उसने प्रशंसा की और विकलांग जल पुरुष को गेंदों में लात मारना शुरू कर दिया। कई बार जल पुरुष जाग गया और कई बार फिर से बेहोश हो गया। लॉरा ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन जेम्स ने उसे रोक लिया। हस्तक्षेप मत करो, अगर वह अपनी भड़ास नहीं निकाल पाएगी तो पूरे दिन उसके लिए असहनीय स्थिति रहेगी। जेस और जल पुरुषों को छोड़कर जेम्स और लॉरा कार्यालय में प्रवेश कर गए, जहां उन्हें पता चला कि जल पुरुष पहले क्यों नहीं आए थे। वह सिस्टम को लॉक करने में कामयाब हो गया। एड्स बाय फ्यूचर को फायदा तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 370 और चांदी का चम्मच। सर्वनाश का लोहार C370 और चांदी का चम्मच। एड्स बाय फ्यूचर अध्याय 370 और चांदी का चम्मच। मतलब कुछ मिनट दीजिए। जब लॉरा कंप्यूटर पर व्यस्त थी, जेम्स बाहर आया तो उसने पाया कि जेस ने पहले ही जलमानव को बांध दिया था। मैं अंदर आ गई, कुछ हद तक। लॉरा ने अचानक कहा, क्या अब आप राक्षस को बाहर निकलने से रोक सकते हैं? नहीं, मैं प्रतिबंधित कार्यों तक पहुंच पाने में असमर्थ थी। जब तक अंदर कोई नहीं रहता, तब तक सुविधा स्वचालित रूप से बचाव के लिए विषयों को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ेगी। हालांकि मेरे पास दस्तावेजों और सुरक्षा रिपोर्टों तक पहुंच है, उसने जोर देकर कहा। ड्रोसी और उसके लोगों के बारे में क्या आपके पास उस जानकारी तक पहुंच है? हाँ, वह और भी बहुत कुछ। उन्होंने ड्रोसी और अन्य लोगों को द क्रेडल में स्थानांतरित कर दिया, जो बीटा जिले के उत्तर पश्चिम में एक सुविधा है। मैं इसे प्रिंट करूंगा। इसके साथ ही उनके पास स्थानांतरित व्यक्तियों की सूची, एक नक्शा, उनका गंतव्य और उनके द्वारा लिया गया मार्ग था। जब जेस और जेम्स अभी भी जानकारी की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने सुना कि उनके पीछे लॉरा सदमे में सांस ले रही थी। क्या चल रहा है? मुझे निकासी आदेश से पहले की अंतिम सुरक्षा रिपोर्ट मिली है। यदि ये अनुमान सही है, तो आपको जल्दी करना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। लॉरा को जो मिला था, वह रिसर्च एंड होल्डिंग में निचले फूलों में क्या हुआ, इस पर रिपोर्ट थी। FHXXX लेबल वाले नमूनों में अचानक चेतना के लक्षण दिखाई दिए थे। लापरवाही के एक पल में जीवों में से एक ने गार्डों को पछाड़ दिया और अपनी तरह के अन्य जीवों को मुक्त कर दिया। मैं समझता हूं, लेकिन इसका हमारी जल्दी से क्या संबंध है? FH का मतलब है मछली संकर। वे मनुष्यों और पकड़े गए दुश्मन सैनिकों का मिश्रण है। रिपोर्ट में संदेह है कि साम्राज्य के सदस्यों के बीच एक तरह का मानसिक संबंध हो सकता है, जैसे कि उनके रईसों द्वारा नियंत्रित एक छत्ते जैसा दिमाग। ये भागे हुए प्राणियों का समूह था, जिसने मुख्य प्रवेश द्वारों तक अपना रास्ता बनाया और उन्हें साम्राज्य के लिए खोल दिया। इसका मतलब है कि यदि साम्राज्य अपने पतन के करीब पहुंच गया तो यही स्थिति हो सकती है और तेजाह को बचाने की संभावना कम हो जाएगी। हमें सर जोना के पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा। क्या कोई उचित कर्मचारी प्रवेश द्वार या ऐसा कुछ है? एड्स बाय फ्यूचर हाँ, हमें प्रशासन से इस बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। लॉरा ने उन्हें कंप्यूटर पर रास्ता दिखाया, तभी अचानक उन्हें सुविधा के गलियारे से जानवरों की चीखें सुनाई देने लगी। अब क्या हुआ? के मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। जमीन पर लेटा हुआ मत्स्य पुरुष अपने खोए हुए दांतों से हंसा। ओह, मानसिक संबंध। जेम्स ने अपनी तलवार से जल पुरुष के चेहरे पर वार किया। आपने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी सेना को यहाँ बुलाया है। हमारे पास उससे पूछताछ करने का समय नहीं होगा और उसे अपने साथ ले जाना एक GPS ट्रैकर ले जाने जैसा है। चलो हम जितनी जल्दी हो सके और चुपके से बाहर निकल जाएं। अच्छा, योजक चिन्ह। योना धीरे धीरे इससे थकने लगा था। ये सिर्फ जीवों की ताकत और संख्या नहीं थी जो उसे परेशान कर रही थी। इन मानवरूपियों के पास कोई कीमती सामग्री नहीं थी और वे लगभग कोई अनुभव नहीं देते थे। उनकी ताकत एक कालकोठरी में लेवल 75 मानव राक्षस या मिनी बॉस की सीमा में थी, लेकिन उन्होंने जो अनुभव दिया वह अधिकतम 0.50 भीड़ के बराबर था। जोनाह ने दर्जनों लोगों को मार डाला था और अपने अनुभव बार में जरा सा भी बदलाव नहीं देख सकता था। तकनीकी रूप से वह यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा था। कम से कम वे उसके जीवन शक्ति भंडार को भरने के लिए अच्छे लक्ष्य थे। भूखे सिक्के और पिशाच की अंगूठियों के साथ उसके पास तिलचिट्टे की तरह जीवित रहने की क्षमता और चमड़े के तलवे की कठोरता थी। अचानक पास की एक इमारत में विस्फोट हुआ और एक नागरिक के साथ ओतगौर का एक जोड़ा धुएं के बादल से बाहर भागता हुआ आया। प्रभु योना, हमें कुछ मदद चाहिए। हम जानते हैं कि बिल्लियां कहाँ हैं। महिला जादूगरनी ने उसे पुकारा। ये जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि उन्हें उसकी मदद की आवश्यकता क्यों थी। विशाल मछली जानवरों की भीड़ उनके पीछे पड़ी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मछलियों के झुंड पर हमला किया। योना मूल रूप से वाइस सिटी का रहने वाला था और जब उसने इन पुराने दुश्मनों को देखा तो उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। पहरेदार मानवरूपी प्राणी केवल कुछ दूर तक ही उसका पीछा करते रहे, उसके बाद वे अपने कर्तव्य पर लौट गए। ओह हाँ, ये जोना के लिए एक पूरी तरह से अलग लड़ाई थी। मछलियां लगभग 70 स्तर की थीं और प्रत्येक ने उसे कुछ प्रतिशत अनुभव दिया। एज ने पीछे नहीं हटे। अपने पिछले मुकाबले से जमा किए गए संसाधन पूल के लिए धन्यवाद। जेस और जेम्स की मदद से उन्होंने जल्दी से मछुआरों को साशमी में बदल दिया। तुमने कहा था कि तुम जानते हो कि बिल्ली के बच्चे तेजाह कहाँ हैं? योना ने पूछा जब उन्हें आराम करने के लिए एक शांत जगह मिल गई। हाँ सर, जब आप लड़ रहे थे तब हम ज़ेन बायोलॉजीज में घुस गए और इस महिला को पाया। उसने कथित तौर पर पत्र भेजने में मदद की और उसने हमें रोसी का वर्तमान स्थान खोजने में मदद की। एड्स बाय फ्यूचर। जोनाह ने जब लॉरा की तरफ देखा तो वह राक्षसी मुखौटे को करीब से देखकर पीछे हट गई। दोनों ने जल्दी से उसे ट्रांसफर रिपोर्ट और नक्शा दिखाया। हमें तुरंत मिनास मार्ग को संदेश भेजना होगा। शायद वे वहां सुदृढ़ीकरण भेज सकें। थोड़ी किस्मत से सेठ पहले ही लौट आया है। सेठ, टावर मास्टर, कम से कम महत्वपूर्ण नामों को याद रखने की कोशिश करो। जेस ने जेम्स को डांटा। टावर मास्टर, लॉरा ने उलझन में बड़बड़ाते हुए कहा। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। तुम दोनों लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का इस्तेमाल करोगे और घर वापस रिपोर्ट करोगे। मैं उसकी सुरक्षा करूंगा और यहां से पालने तक जाऊंगा। जी श्रीमान। जेस और जेम्स सहमत हो गए, लेकिन लॉरा ने अचानक जेस का हाथ पकड़ लिया। कृपया मुझे उसके साथ अकेला मत छोड़ो, उसने जोना और उसके मुखौटे से डरते हुए पूछा। चिंता मत करो, लॉर्ड जोना बहुत विनम्र व्यक्ति हैं। वह आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। एक आश्वस्त मुस्कान के साथ दोनों अचानक गायब हो गए क्योंकि उन्होंने लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का उपयोग किया था। योजक चिन्ह। सेठ अभी सोकर उठा था, तभी अचानक सब कुछ अचानक से शुरू हो गया। मैरी ने उसे जल्दी से जगाया जब ओतगौर के कुछ सदस्य बीटा में मिशन की खबर लेकर वापस आए। जब सेठ सम्मेलन कक्ष में दाखिल हुए तो मीनास मार्गार के राजा पहले से ही इकट्ठे थे, जहां सेठ ने उन्हें विस्तृत जानकारी दी। क्या मेरे चाचा और बाकी लोगों के बारे में कोई खबर है? दुहू अचानक कमरे में घुस आया। मैं समझता हूं, तुम्हें सूचित कर दिया गया है, लेकिन तुम्हें दरवाजा क्यों तोड़ना पड़ा? सेठ ने दरवाजे के बचे हुए हिस्से को देखते हुए कहा, जो दुहू के पंजों में चिपका हुआ था। मुझे खेद है। उन्होंने दुहू को बीटा की स्थिति के बारे में भी बताया। टाइगरमैन को यह सुनकर बुरा लगा कि बीटा की स्थिति कितनी भयावह थी। विदेशी आक्रमणकारी देश में उत्पात मचा रहे थे, शरणार्थियों की भीड़ उत्तर की ओर जा रही थी और राक्षस झुंड में उनका पीछा कर रहे थे। अभियान के कुछ सदस्य गंभीर रूप से घायल होकर लौटे थे और कुछ अभी भी लापता थे। जोना उनमें से एक था। ऐसी परिस्थितियों में अगर आप दूसरी टीम न भेजने का फैसला करते हैं तो मैं समझ सकता हूं।
क्या आप मुझे यात्रा के लिए एक घोड़ा और कुछ राशन दे सकते हैं, अगर यह बहुत ज्यादा न हो? एज बाय फ्यूचर, दुहू को लगा कि वह सेठ के काफी करीब आ गया है। यही कारण था कि वह अपने निजी मामले के लिए सेठ से इतनी बड़ी कीमत चुकाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। आप क्या कह रहे हैं? ड्रोसी और उसके लोग मिनास मार के दोस्त हैं, ये स्पष्ट है कि मैं आपके साथ जा रहा हूं। मैं इस पर आपत्ति करती हूँ। मैरी और जेन ने अचानक एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हुए कहा। सेठ ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। क्यों? आप कई सप्ताह बाद लौटे हैं। आपको लौटने में कई सप्ताह लगेंगे। आप फिर से ऐसे बेकार काम के लिए नहीं जा सकते। हमें ड्रोसी और अन्य भी पसंद आए, लेकिन मिनास मार को अभी आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इसमें कई सप्ताह क्यों लगेंगे? अब हमारे पास अल है। वैसे अल जलसर कहाँ है? उसने अंततः जादूगरनी की अनुपस्थिति का उल्लेख किया। अल जलसर, क्या वह आपकी सूची में नहीं है? क्या आप कह रहे हैं कि आप उसे बीटा की यात्रा करने के लिए बुलाएंगे? लेकिन वह केवल 1 घंटे के लिए ही मौजूद रहती है। इससे लंबे समय में समय कैसे कम होगा? रुको, रुको, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम पिछले कुछ घंटों में उससे मिले हो? उलझन भरी खामोशी छा गई। उन्होंने उसे क्यों मारा होगा? टावर मास्टर किस बारे में बात कर रहा था? सेठ ने अपनी कनपटियां रगड़ी और आह भरी। मैंने सोने से पहले उसका बर्तन खत्म कर दिया। अब उसके पास एक शरीर है। अचानक प्रेरणा मिलने पर उन्होंने समझाया। जल्दी करो, किसी को रेड लाइट इलाके में भेजो। अगर हम जल्दी करेंगे तो शायद हम उनमें से कुछ को बचा सकें। हे, बहुत देर हो गई। मैं पहले ही वापस आ चुका हूँ। धुएं से एक कम कपड़े पहने आकृति प्रकट हुई और कमरे में घुस गई। अल जलसर कमरे में आश्चर्य से चीख उठी। सेठ का चेहरा काला पड़ गया। क्या इसका मतलब ये था कि वे उस पर विश्वास नहीं करते थे? लेकिन उसका दिल भी शांत हो गया। वह जानता था कि उसकी चिंता निराधार थी। एक पल के लिए उसे लगा कि जादूगरनी अभी भाग गई है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। देखो, मैंने तुमसे कहा था, उसके यहाँ आने से यात्रा में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या वह सच है? हाँ, मेरे पास यात्रा को आसान बनाने का एक तरीका है, अल ने विश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में मैंने ऐसा करने के लिए आवश्यक साधन पहले ही जुटा लिए हैं। ठीक है, अगर यह अल जलसर है तो यह विश्वसनीय होना चाहिए, मैरी ने बुदबुदाया। अरे, क्या आप कह रहे हैं कि मैं अविश्वसनीय हूँ? सेठ ने शिकायत की। जादूगरनी की उपस्थिति के कारण खोज और बचाव अभियान में कोई विरोध नहीं हुआ और योजना शीघ्रता से पूरी हो गई। कोफाई दानाव तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।